इसमें टीसीएस ने जो पेपर कंडक्ट कराए हैं उनके मैथ्स के सॉल्यूशन हम इन वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में 3 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 3 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट को सोल्व किया था। आज का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा। पुलिस को देखते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? देखिए, पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी हमें कितनी दी है? 300 मीटर। ठीक है, यहाँ पे पुलिसकर्मी है और यहाँ पर चोर है। पुलिसकर्मी की चाल हमें दी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल हमें दी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जो पुलिसकर्मी है वो चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? एक ही दिशा में इनकी घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है जो पुलिसकर्मी है वो चोर को कितनी दूरी तय करने के बाद पकड़ लेगा। अगर दूरी हमें चाहिए तो हमें सबसे पहले टाइम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में टाइम आ जाएगा। 300 मीटर की दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करेगा पुलिस वाला। ठीक है, तो कितनी देर में कवर कर लेगा? देखिए, ये मीटर में हमें दे रखा है और आंसर हमसे पूछा है किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं। अगर 300 को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे अपॉन में। ठीक है, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगा वो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, उसको टाइम लगा, ये 3 जीरो है, 2 जीरो तो कटी जाएगी, यहाँ पे आएगा 0.3/2। इतना टाइम उसको लगा। ठीक है, और उसने हमसे पूछा है पुलिसकर्मी ने कितनी दूरी तय की चोर को पकड़ने के लिए। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। जो पुलिसकर्मी है उसकी स्पीड हमें कितनी दी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम हमने निकाला कितनी देर तक वो भागा? 0.3/2 घंटे तक वो भागा। यहाँ पे आएगा 0.3/2 इंटू। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 13 3 39, यह जाएगा 3.9/2। ठीक है, अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं ये आएगा 1.95। इतने किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 1940 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% की छूट पर बेचा गया। वस्तु किस मूल्य पर बेची गई ये आपसे पूछा है। उसका एमपी हमें कितना दिया है? उसका मार्क प्राइस हमें दिया है 1940 रुपये और इस पर उसने 15% की छूट दी है। अगर उसने 15% की छूट दी है तो बेचा कितने में होगा? 85% में। ठीक है, अगर 100 में से 15 घटाते हैं 85% में उसने बेचा होगा, तो इसका 85% हम निकाल लेंगे। हमारे पास में उसका एसपी आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा? 17 पे। ठीक है, और 5 दूनी 10, 2 से इसको डिवाइड करो, ये आएगा 2 9 18 और 2 सत्ते 14। 17 की मल्टीप्लाई 97 में करेंगे, 17 सत्ते 119, हासिल को लग गए 11, 17 9 153, 153 और 11 164। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 1649। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक त्रिभुज ए बी सी के लिए डी और ई, ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है जो इस प्रकार है कि ए डी इक्वल टू 1/6 ए बी, ए ई इक्वल टू 1/6 ए सी होता है। यदि बी सी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है तो डी ई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। उसने हमसे बोला है डी और ई, ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है। ए बी पर कौन सा बिंदु है? डी, यहाँ पे डी पॉइंट है, और ए सी पर पॉइंट है ई। ठीक है, आगे उसने बोला है जो इस प्रकार है कि ए डी इक्वल टू 1/6 ए बी। जो ए डी इस वाली की लेंथ है, इस वाली भुजा की लेंथ है, वो पूरी बड़ी भुजा की क्या है? 1/6 है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी? 5, क्योंकि ये पूरी उसने हमें कितनी दी है? 6।
ठीक है, ये इसकी 1/6 है AD। आगे उसने बोला है जो AE है ये 1/6 है AC की, यानी कि जो ये वाली भुजा है AE, इसकी लंबाई अगर 1 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 5, क्योंकि इसकी भी पूरी की बड़ी की लेंथ हमें कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे उसने बोला है BC = 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर है। देखो अगर यहाँ पे DE को मिलाते हैं तो इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है। सिमिलरिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड और अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, इनका जो रेशो होता है वो आपस में बराबर होता है। यहाँ पे किस किस का रेशो बराबर होगा ये हम देखते हैं। AD अपॉन AB, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB, ये बराबर होगा छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AE अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AC। ठीक है, इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड DE और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड BC। ठीक है, इनका रेशो आपस में बराबर होगा और इनका रेशो हमें कितना दिया है 1/6। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। अगर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है तो पूरी बड़े ट्रायंगल की साइड कितनी होगी 6। BC की लेंथ हमें कितनी दी है 22, ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का जो रेशो है वो कितना है 6। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 6 की वैल्यू 22 है ना, 6 की वैल्यू 22 है और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशो क्या है 1। ठीक है, 1 की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल ली है। अगर 1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 22/6, 6 या 18, बच गए 4 पॉइंट, 6 छंग 36 और 6 छंग 36 ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं। तो इतने सेंटीमीटर जो DE है उसकी लेंथ कितनी होगी 3.67 सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है A² - के B² - के 2BC और माइनस के C² अपॉन में A² + B² + 2AB - के C²। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। हमें दिया है A², हमारे पास में टर्म है 2BC, यानी कि B + C का होल स्क्वायर हम यहाँ से बना सकते हैं। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लो, माइनस चिन्ह यहाँ से हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा B² + के 2BC और प्लस के C²। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में क्या है A² + के B² + 2AB और माइनस के C²। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बन गया B + C का होल स्क्वायर, A² - के B + C का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में टर्म है 2AB वाली, यानी कि A + B का होल स्क्वायर हम यहाँ से बना सकते हैं। ये क्या बनेगा A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर माइनस के C²। एक और टर्म आपको पता होगी, A² - के B² को मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस में A + B × A - B, ऐसे में इसको तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं, A² है हमारे पास में और माइनस में B + C का होल स्क्वायर। तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ A - के B - के C। ठीक है, माइनस चिन्ह की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस वाली टर्म हमने लिखी है, इनटू में A + B + C अपॉन, इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे A + B - C, माइनस वाली टर्म मैंने लिखी है, पॉजिटिव वाली टर्म हम लिखते हैं A + B + C। देखिए A + B + C से A + B + C कट जाएगा, हमारे पास में क्या बचा A - B - C अपॉन में A + B - C। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, वही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है A अनुक्रमानुपाती B, B अनुक्रमानुपाती 1/C और C अनुक्रमानुपाती D है, तो A और D के बीच क्या संबंध है। A और D के बीच आपको संबंध बताना है, C को हमें नहीं लेना है, C को नेगलेक्ट कर देना है। देखिए हमें दिया है A अनुक्रमानुपाती B, अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो इसके साथ में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, A = अगर इक्वल टू में हम लिखते हैं अनुक्रमानुपाती हटाकर, इसके स्थान पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K × B। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिखेंगे B = आएगा K/C।
इसी प्रकार सी और डी वाली टर्म लिखेंगे, सी इक्वल टू आएगा के इंटू डी। ठीक है, मुझे वैल्यू किस टर्म में चाहिए, ए और डी में चाहिए, तो सी को हम खत्म करते हैं। देखो सी की वैल्यू क्या है, के डी, सी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे के डी, बी इक्वल टू के अपॉन सी के स्थान पे आ जाएगा के डी, के से के कट जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ गया, 1/d, बी इक्वल टू हमारे पास में आ गया 1/d। ठीक है, और बी की वैल्यू अब हम यहाँ पर रखते हैं ए इक्वल टू के इंटू 1/d। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर एक कांस्टेंट ऐड किया था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं और अनुक्रमानुपाती में इसको दोबारा से बदल देते हैं। यहाँ पे आएगा ए अनुक्रमानुपाती 1/d, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में DI का है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है, दी गई तालिका 4 छात्रों द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। 4 छात्र है ABCD और इनके द्वारा कितने कितने अंक प्राप्त किए गए, ये आपको दिया गया है हर एक विषय में। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा है, सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना है। हिंदी में उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, हिंदी वाला सेक्शन हमारा कौन सा है, ये वाला। ये वैल्यू आपको परसेंटेज में दे रखी है, ए ने 85% प्राप्त किए हिंदी में, बी ने 80% और सी ने 75% और डी ने 70%। अगर इनका औसत एवरेज आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, इन सबको समान बना लेते हो। ठीक है, आप दो तरीके से कर सकते हो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने के बाद में जो योग आएगा उसको आप डिवाइड करोगे 4 से। ठीक है, क्योंकि टोटल कितनी संख्या यह है, 4। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बट एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पर 75 है, हमें सबको बराबर बनाना है। यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे भी 75 कर लेते हैं। 85 के पास में एक 5 है, इस 5 को हम 70 को दे देते हैं, यानी कि डी को दे देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 75, और यहाँ पे कितना हो गया 75, यहाँ पे कितना है 80, और यहाँ पे कितना बचा 80। तो जो ए और बी है इनके पास में कितना कितना ज़्यादा है, अगर यहाँ भी 75 कर दे, यहाँ भी 75 कर दे, तो टोटल 10 ज़्यादा है, यानी कि सबके पास में 10 में से कितना आएगा ये हम निकाल लेंगे। टोटल 10 ज़्यादा है, सबके पास में 75 हमने कर दिया। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, हर एक के पास में कितना आएगा 10 में से, यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10, 2.5। 75 तो हमने सबके पास में कर दिया था, प्लस 2.5 और ऐड होगा इसमें, ये कितना आ जाएगा 77.5। तो इतने % उनका एवरेज है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए सोल्व करते हैं, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/8। यहाँ से इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, यहाँ पे क्या आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी। 16 3 48, यहाँ पे कितना आएगा 3, प्लस 8 छंग 48, यहाँ पे कितना आएगा 6। ठीक है, इनको ऐड करो, 6 3 9 और 4 13, यह आ जाएगा 13/48। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा आर और पी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में पी को और कितने दिनों का समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, देखिए पी प्लस क्यू ये कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। क्यू और आर कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे उसने दिया है आर प्लस के पी, आर और पी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में। ठीक है, यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, 20 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इनकी क्षमता हम निकाल लेंगे। 20 से इसको डिवाइड करो, ये आएगा 6। 24 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5, और 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4। ठीक है, यानी कि पी प्लस क्यू की क्षमता हमारे पास में 4 है, क्यू प्लस आर की क्षमता 5 है, और आर प्लस पी की क्षमता हमारे पास में 6 है। अगर इनकी अकेले अकेले की क्षमता हमें चाहिए, हम इनकी तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे पी कितनी बार है, यहाँ पे पी 2 बार है, और क्यू 2 बार है, और आर 2 बार है। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं तो 2p प्लस क्यू प्लस आर, इनकी टोटल क्षमता कितनी है, 5 4 9 और 6 15।
ठीक है। अगर यहाँ से P प्लस Q प्लस R इन तीनों की टोटल क्षमता हम निकालते हैं तो यहाँ से आएगा 7.5। ठीक है। इनकी अकेले अकेले की क्षमता हम निकालते हैं। P प्लस Q की क्षमता हमारे पास में कितनी है? P प्लस Q की क्षमता हमारे पास में है 4। तो R की क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं। P प्लस Q की क्षमता इसमें से घटाएंगे, R की क्षमता हमारे पास में कितनी आ जाएगी? R की क्षमता हमारे पास में आ जाएगी 3.5। ठीक है। Q प्लस R की क्षमता हमारे पास में कितनी है? 5। इनकी क्षमता 5 है तो P की क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 इसमें से घटाएंगे तो P की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2.5। ठीक है। R प्लस P की क्षमता हमारे पास में 6 है, R प्लस P की, तो Q की क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें से 6 घटाएंगे तो Q की क्षमता हमारे पास में आएगी 1.5। इनकी तीनों की अलग अलग क्षमता हमारे पास में आ गई, यानी कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। एक दिन में R इतना कार्य कर सकता है, P इतना कार्य कर सकता है और Q इतना कार्य कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ? Q और R ने 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। तो 10 दिनों तक तो तीनों ने कार्य किया होगा, है ना। 10 दिनों तक तीनों ने कार्य किया होगा और तीनों की क्षमता हमारे पास में कितनी है? 7.5। तो 10 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे? 7.5 इंटू 10, तीनों के तीनों, तो 75 कार्य कर लेंगे। अगर 75 कार्य 10 दिनों में पूरा हो गया तो बाकी हमारे पास में बचा 45 कार्य। ठीक है। आगे उसने बोला है शेष कार्य को पूरा करने में P को और कितने दिनों का समय लगेगा। यानी कि जो ये 45 कार्य बचा है, जो एग्जामिनर है किससे करवाना चाह रहा है? P से। और P की क्षमता हमारे पास में कितनी है? 2.5। अगर P एक दिन में 2.5 कार्य करता है तो 45 को कितने दिनों में करेगा? यहाँ से निकाल लेंगे। 45 अपॉन 2.5 इतने दिनों में कर देगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 25 से उसको डिवाइड करेंगे, 25 ही कम 25 और 25 अट्ठे 200। तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा? 18 दिनों में, शेष कार्य को P। ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 196 इंटू पाई। आर की वैल्यू उसने हमें दी है, व्यास उसने बता रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और एच की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1/3, पाई से तो पाई कट ही जाएगा, पाई को एज इट इज़ रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 इंटू 7। और एच की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, इक्वल टू 196 पाई। ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा और 7 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा? 5, 7 8 56, और 7 से एक बार और डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, एच इक्वल टू कितना आएगा? 4 3 12। ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दी गई तालिका एक कंपनी द्वारा वर्ष 1989 से 1994 तक 5 वर्षों की कारों P Q R S और T के उत्पादन को दर्शाती है। ठीक है। ये कारों के उत्पादन को दर्शाती है 1989 से लेकर 1994 तक। और आपसे क्या पूछा गया है? 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। 1989 से लेकर 1994 तक किस प्रकार की कार में लगातार वृद्धि हुई है, वो घटी नहीं बीच में। ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार की कारों में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 थी तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर तो घट गई, हमें लगातार वृद्धि चाहिए। 16 से यहाँ पे तो दूसरे में ही घट गई, ये 16 से 10 हो गई, यहाँ पे 21 से 17 हो गई, ये यहाँ पे भी घट गई, हमें लगातार वृद्धि देखनी है। 4 थी, 6 हो गई, 10 हो गई, 16, 20, 31 और 87। तो किस प्रकार की कार में लगातार वृद्धि हुई है? इस प्रकार की कार में। ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,40,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% प्राप्त हुए और कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित किए गए, तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल मत हमें कितने दिए हैं? कुल मतों की संख्या हमारे पास में है 1,40,000।
ठीक है। और उसने बोला है किसी उम्मीदवार को वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए और कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। ये कुल मत हमारे पास में है, इनमें से 5% अमान्य घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने बचे होंगे? 95%। ठीक है, 95% यहाँ से हम इनका निकाल लेंगे क्योंकि 5% अमान्य घोषित कर दिए गए। तो ये इतने जो है ये मेरे पास में वैध मतों की संख्या आ गई। और उसने बोला है किसी उम्मीदवार ने वैध मतों के कुल 75% मत प्राप्त किए, उस उम्मीदवार के पक्ष में जितने मत डाले हैं ये हमसे पूछा है, तो इनका 75% 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। ठीक है, इतने की वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं। 00 से 00 कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 4 छक्की 24 और 4 पंजे 20। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें, यह आएगा 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 18 और 1 19, 3 तिया 9 और 1 10, ये इतना आ जाएगा। और इंटू 95। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 1095 को मैं तोड़ लेता हूँ, 1000 + 95। ठीक है, ऐसे तोड़ सकता हूँ। और इंटू में 95 की मल्टीप्लाई हमें इसमें अंदर करनी है। 95 की मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे, ये कितना आएगा? 95,000। ठीक है, प्लस 95 की मल्टीप्लाई 95 में करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा? पंजे पंजे 25, लास्ट में तो 25 आएगा। और 10 की मल्टीप्लाई 9 में करो, ये आएगा 90। ठीक है, 90 25। अगर 90 25 को इसमें ऐड करते हैं, कितना आएगा? 5 2 0, 9 और 5 14। ठीक है, 1 9 और 1 10, तो कितना आ गया हमारे पास में? 1,04,025। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े? 1,04,025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853, 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। देखिए संख्याएं हमें क्या क्या दे रखी है? 261, 853, 1221। 5 इनमें से घटाने पर ये पूरी की पूरी डिवाइड होगी। तो देखिए इनमें से 5 घटाते हैं। अगर 261 में से 5 घटाएंगे, ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास में 256। ठीक है, 853 में से 5 घटाएंगे, ये आएगा 848। 1221 में से 5 घटाएंगे, ये कितना आएगा? 1216। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब ये जो संख्या हमारे पास में आई, ये संख्या उस संख्या से पूरी की पूरी डिवाइड होगी क्योंकि इनमें से जो शेषफल आता वो हमने घटा दिया। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 256 क्या होता है? 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 × 16। तो 16 से ये संख्या पूरी डिवाइड होगी। अगर 17 से इसको डिवाइड करते हैं तो 17 से डिवाइड नहीं होगी, आप चेक करके देख सकते हो। 17 ही कम 17, बाद में कितना बचा? 8। 17 पंजे 85 होते हैं, ना कि 86। ठीक है, ये 17 से डिवाइड नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 19 से डिवाइड करते हैं, ये 19 से भी डिवाइड नहीं होगी, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक बार 18 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 18 ही कम 18, यहाँ पे कितना बच गया? 7। 18 से 76 डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्रेशन दी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए हमें दिया है cos 65 और अपॉन में है sin 25। तो cos 65 को मैं तोड़ सकता हूँ, इनका सम कितना है? 90। ठीक है, तो cos 65 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस के 25। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में कितना है? sin 25। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या कितनी दे रखी है? 5 × sin 19 को मैं तोड़ सकता हूँ 90 माइनस के 71। ठीक है, ऐसे में इसको तोड़ सकता हूँ। और अपॉन में हमें दिया है cos 71। इसी प्रकार जो नेक्स्ट संख्या है वह हमें दी है माइनस में 3 × cos 28 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस के 62। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में है sin 62। तो देखिए cos 90 माइनस के 25, ये कितना होगा? cos 90 माइनस के थीटा, ये क्या होता है? sin थीटा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा sin 25 अपॉन sin 25। ठीक है, प्लस 5 × ये आ जाएगा cos 71 और अपॉन cos 71। ठीक है, माइनस 3 × sin 62।
कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपोन में साइन 62। इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये और इससे ये कट जाएगा। हमारे पास में कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, 5 और 1 6, 6 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा 3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 1/3, 3/5, 4/7 और 9/16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, जब अपोन वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होता है तो आप क्या करते हो, ऊपर की जो संख्याएं होती है उनका तो आप एलसीएम लेते हो और जो नीचे वाली संख्याएं होती है उनका आप एचसीएफ लेते हो। ये ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। ऊपर की संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, देखिए ये 9 है, 9 में तो 3 है ना, तो 3 को हम नहीं लेंगे, 9 चौक 36, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 36। और निचले वाली संख्याओं का एचसीएफ हमें लेना है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा 1। ये 1 से सारी की सारी डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 36, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी। देखिए, जो रीमा है वो रेखा से कितना तेज दौड़ती है, 5/4 गुना, यानी कि जो रेखा है अगर 5 किलोमीटर दौड़ती है तो ये कितने किलोमीटर दौड़ती है, 4 किलोमीटर। ठीक है, ये उनकी स्पीड का रेशो हमारे पास में है। ठीक है, अगर यहाँ इनकी डिस्टेंस का रेशो हम देखते हैं तो इनकी डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा, 5:4। ये उनकी डिस्टेंस का रेशो हमारे पास में आ गया। ठीक है, उसने आगे क्वेश्चन में बोला है इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। जो रीमा है वो रेखा को कितने की बढ़त देती है, 50 मीटर की बढ़त देती है। देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस का रेशो हमारे पास में था, है ना। अगर टोटल रेस जो है 5 मीटर की थी, 5 मीटर की थी टोटल रेस, ये तो 5 मीटर दौड़ जाती है, बट ये कितना दौड़ती है, ये 4 मीटर दौड़ती है, क्योंकि इसने इसको बढ़त दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसको कितने की बढ़त दी, रेसो के हिसाब से 1 की बढ़त। और क्वेश्चन में हमें बोल रहा है उसने उसको 50 मीटर की बढ़त दी है। ठीक है, और उसने हमसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी। देखिए, उसने उसको 50 मीटर की बढ़त पहले ही दी थी, तो कहाँ पर मिलेंगे, दोनों लास्ट बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 5 की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लिया। टोटल दूरी कितने की होगी, 5 मीटर की। 1 की वैल्यू हमारे पास में 50 है, तो 5 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 5 5 25, 250। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है cos A = 15/17। जो a है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो कोट 90 माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कोट 90 माइनस ए क्या होता है, tan A। तो tan A की वैल्यू आपको बतानी है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये कोई ट्रायंगल है, और cos A क्या होता है, cos A = आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू हमें कितनी दी है, 50, और कर्ण की वैल्यू हमें कितनी दी है, 17। आधार 15 है और कर्ण 17 है, तो आपका एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17। ठीक है, ये आपका एक ट्रिपलेट होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये 15 है, ये 17 है, तो ये कितनी होगी, ये 8 होगी। तो tan A की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब हमारे पास में कितना है, 8, और आधार हमारे पास में कितना है, 15। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 8/15, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 7 सेंटीमीटर आधार, त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, इंटू आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है उसने 7 सेंटीमीटर इंटू 7, और एल की वैल्यू उसने हमें दी है तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, 220। तो 220 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा की लंबाई है उसका स्क्वायर
इक्वल टू क्या होता है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि डी स्क्वायर माइनस के उनकी त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि R1 प्लस के R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है। और इसकी जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो हमें कितनी दी है 14, इसका स्क्वायर करेंगे 196 माइनस त्रिज्या कितनी दी है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ो 6 4 10 और इसका स्क्वायर 100, ठीक है। इसमें से इसको घटाओ, ये आ गया 96, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या जाएगा अंडर रूट, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 16 छक्कम कितने होते हैं 96, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 6 अंडर रूट में, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 × √6, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा 4√6, ऑप्शन नंबर 3। आप एक और मेथड से इसको कर सकते हो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछी है और क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दे रखी है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है 2 × √R1 × R2, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 × √R1 की वैल्यू 6 और R2 की वैल्यू 4, यहाँ पर इसका 2 बाहर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4√6, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक छात्रावास के मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। देखिए एक सप्ताह कितने का होता है, एक सप्ताह होता है 7 दिनों का, 7 दिनों में छात्रावास में कितने अंडे लग जाते हैं 217, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन में निकाल लेंगे कितने अंडे लग जाएंगे छात्रावास में, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 या 21 और 7 ही कम 7, तो एक दिन में 31 अंडों की खपत होती है वहाँ पे, ठीक है। उसने हमसे पूछा है जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों के लिए मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। जो जुलाई का महीना होता है वो कितने दिन का होता है 31 दिन का, ठीक है। और जो अगस्त का महीना होता है वो 31 दिन का होता है, और सितंबर का महीना होता है 30 दिन का। ये टोटल कितने दिन हो गए 92, ठीक है। अगर एक दिन में अंडे 31 लगते हैं तो 92 दिन में अंडे कितने लगेंगे यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। एक दिन में 31 और 92 में निकाल लेंगे इंटू 92, 31 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 31 दूनी 62, हासिल को कितना लग गया 6, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9 और 9 3 27, ये आ जाएगा 269, 269। और हमारे पास में हासिल को कितना था 6, 269 में 6 जोड़ेंगे ये आएगा 285, ठीक है 285। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है TS से टोटल सरफेस एरिया का 3πr², ठीक है। और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया, इसका होता है 2πr², और इनका डिफरेंस आपसे पूछा है और उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इनका डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा πr², तो πr² की वैल्यू आपको बतानी है। r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो r क्या होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4π हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक दुकानदार को 55 प्रति किलोग्राम और 70 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को औसत लागत 65 प्रति किलोग्राम बेचा जा सके। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिगेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 55 प्रति किलोग्राम वाले चावल है और 70 प्रति किलोग्राम वाले चावल है, ठीक है। और उसका मिश्रण क्या है, उसका मिश्रण है 65 प्रति किलोग्राम, उसको बेचना है। जो मिश्रण होता है उसको हम बीच में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रेशो हमारे पास में आ जाएगा, 65 में से 55 घटाएंगे ये आएगा 10, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे ये आएगा 5, तो हमारे पास में रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया 1:2, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको DI का दिया है, एक तालिका दे रखी है, इसके आधार पर हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए उसने दिया है दी गई तालिका 4 दुकानदारों ABCD द्वारा 4 अलग अलग दिनों में बेचे गए उत्पादों की संख्या दर्शाती है।
ठीक है, ये 4 दिन आपको दे रखे हैं और उत्पादों की संख्या यहाँ पर दे रखी है ABCD। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है यदि सभी 4 दिनों में मिलाकर A और B द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद क्रमशः 3000 और 3500 है, तो मंगलवार को B द्वारा बेचे गए उत्पाद गुरुवार को A द्वारा बेचे गए उत्पादों के कितने अधिक या कम हैं। देखिए, जो A और B है उनके द्वारा सोमवार से लेकर गुरुवार तक जितना सामान बेचा गया है उसकी वैल्यू हमें दी है। A ने टोटल कितना बेचा है 3000 और इसने टोटल कितना बेचा है 3500, ठीक है। और गुरुवार और मंगलवार को इनके द्वारा बेचे गए का डिफरेंस हमसे पूछा है। A ने सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कितना सामान बेचा यहाँ से निकालते हैं और टोटल हमारे पास में है 3000, ठीक है। देखिए 800 और 500 कितने हो गए 1300, 1300 और 1000 ये हो गए 2300 और टोटल कितना था 3000 था। 3000 में से 2300 घटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 700, ठीक है। तो उसने गुरुवार को कितना सामान बेचा 700 रुपये का। आगे देख लेते हैं, जो B है B ने सोमवार, बुधवार और गुरुवार को कितना सामान बेचा, टोटल हमें दे रखा है 3500। 1000 और 1200 ये 2200 हो गए और 800 3000, तो उसने 3000 का बेचा। तो मंगलवार को कितना बेचा होगा 3500 में से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 500, ठीक है। और इनका डिफरेंस हमसे पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 200, यही हमसे पूछा था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालिका 4 अलग अलग महीनों में 4 अलग अलग बेकरियों द्वारा बेचे गए केक की संख्या दर्शाती है। ये जो तालिका आपको दी है ये 4 अलग अलग महीनों में केकों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है सितंबर में बेकरी Q और S द्वारा एक साथ मिलाकर बेचे गए केक की कुल संख्या। Q और S ने सितंबर महीने में कितने केक बेचे, यहाँ से देख लेते हैं। Q ने 189 बेचे और S ने 154, 189 प्लस 54 एक साथ इनके द्वारा बेचे गए इतने हमारे पास में आ जाएंगे। आगे उसने बोला है नवंबर में बेकरी P और R द्वारा एक साथ मिलाकर बेचे गए केक की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। नवंबर में P और R द्वारा, नवंबर में P ने कितने बेचे 168 और R ने कितने बेचे 168, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 1 और 1 2 और 1 3, ये कितना आ गया, ये आ गया 336। और इनका योग अगर हम करते हैं ये कितना आएगा 9 और 4 13, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3, 343, ठीक है। और इनका डिफरेंस उसने आपसे पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 7, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कोट थीटा इक्वल टू 4/3, जो थीटा है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और 5p कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो p का मान आपको बताना है, ठीक है। देखिए सोल्व करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल के आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। ये कोई ट्रायंगल है, कोट थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है 4/3। कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब, ठीक है। आधार कितना दिया है 4 और लंब कितना दिया है 3। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5। ये एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमें एक्सप्रेशन दी है 5p कोस स्क्वायर थीटा। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना दिया है 5, ठीक है। और इनटू में क्या दिया है साइन थीटा। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। कोट की तो वैल्यू हमें दे ही रखी है 4/3, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16/3 3 9, इसकी वैल्यू ये है। इसको सोल्व करते हैं, 5 इंटू पी इंटू ये आ जाएगा 4 चौक 16/5 5 25, ठीक है। इंटू में 3/5 इक्वल टू 16/9। 16 से 16 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी और 25 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो p इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 25/9 27, 25/27। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख को कुल वेद मतों के 80% मत प्राप्त हुए।
10% मत अमान्य थे। यदि मतों की कुल संख्या 4500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल मत उसने हमें कितने दिए हैं, टोटल मतों की संख्या हमें दी है 4500। उसने बोला है 10% मत अमान्य थे। अगर 4500 का 10% निकालते हैं तो 450, 450 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आएगा 4050। ठीक है, इसमें से 450 घटाने के बाद में इतने वेद मत हमारे पास में आ गए। ये वेद मतों की संख्या हमारे पास में है 4050, क्योंकि 10% अमान्य घोषित कर दिए गए। ठीक है, और उसने बोला है जो शाहरुख है, शाहरुख को वेद मतों के कितने परसेंट मिले, 80%। अगर शाहरुख को 80% मिले, जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितने मिले होंगे, 20%। ठीक है, वेद मतों के अगर इसको 80% मिले तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको 20% मिले होंगे, है ना। 100% की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 4050। अगर 100% की वैल्यू मेरे पास में 4050 है तो 20% की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा। 20% की वैल्यू क्या होगी, 4050 अपॉन 100 इंटू 20। ठीक है, 20 से इसको डिवाइड करूँगा, 20 पंजे 100, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 अट्ठे 40, 5 ही कम 5 और 0, तो जो दूसरा उम्मीदवार हो उसको कितने वोट मिले, 810। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई का, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाप की लंबाई अगर हम निकालते हैं, चाप की लंबाई, तो उसका एक फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है और उसका परिमाप हमें दिया है। देखो अगर ये कोई वृत्त है और इस वृत्त पे ये कोई त्रिज्य खंड काटा गया है, ठीक है, और इसका परिमाप हमें दे रखा है, यानी कि इसमें ये जो आर है, इधर की आर और ये भी आर, ये दोनों इंक्लूड है। ठीक है, और आर की वैल्यू हमें उसने कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितनी कवर हो गई परिमाप में, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे कवर हो गई। तो ये चाप की लंबाई कितनी होगी, ये चाप की लंबाई रही होगी 18 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। तो इसको हम इससे इक्वेट करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी थीटा इक्वल टू, देखिए आर की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे कितनी रख सकता हूँ मैं, इसको 3 रख सकता हूँ। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 छंग 18, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी थीटा की, ये पाई अपॉन में जाएगा और 360 इंटू में जाएगा, 3 इंटू 360 अपॉन पाई। ये थीटा की वैल्यू मेरे पास में आ गई। और उसने पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास में कितनी आई, 3 इंटू 360 अपॉन पाई, और अपॉन में ये 360 इंटू 360। ठीक है, और इंटू पाई, आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3 तिया 9, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 360 से 360 और पाई से पाई कट जाएगा, और 9 3 27, यानी कि उसका एरिया कितना होगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3/2 81/16 और 9/8 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करें। देखिए अपॉन वाली संख्याओं का जब एलसीएम निकालते हैं, ये पॉइंट में अभी आपको पीछे बता के आया, ऊपरले वालों का एलसीएम लेते हैं और निचले वालों का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो ऊपरले वालों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 81। ठीक है, 81 9 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, इसलिए हमने यहाँ पर कह लिया 81। और इनका एचसीएफ अगर हम लेते हैं, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 16 और 8, तो 2 से तो डिवाइड ही होगी ना। इनका एचसीएफ कितना आएगा, 2। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 81/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि रवि अकेले उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
जॉन इस कार्य को कितने दिनों में? 20 दिनों में कर सकता है और रवि इस कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 140। 28 से इसको डिवाइड करो, ये आएगा 5, ठीक है। 20 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 7, यानी कि जे की जो क्षमता है वो 7 है और आर की जो क्षमता है वो 5 है, ठीक है। ये एक दिन में 7 काम कर सकता है और ये एक दिन में 5 काम कर सकता है। यहाँ तक क्लियर। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा है। टोटल वर्क हमारे पास में कितना है? 140। तो दोनों टोटल क्षमता से कार्य करेंगे, अगर 7 कार्य करेंगे, 7 और 5 12, तो 12 की क्षमता से इस कार्य को करने में वो कितना समय लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। 12 कम 12, 12 कम 12 और यहाँ पे बचा 8। 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 और 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12। ये आएगा 11 सही 2/3, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्रेशन दी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इस वाली टर्म की वैल्यू, ठीक है। देखिए ये एक सिमेट्रिकल इक्वेशन है। इसमें क्या करते हैं आप, A/L यहाँ पर है और M/B और इसकी वैल्यू आपको 1 दी है। तो देखो यहाँ पर इसका उल्टा क्या है, M/B का उल्टा B/M और प्लस में N/C। फिर इसका उल्टा आगे होगा, जो L/A है इसका उल्टा यहाँ पे है A/L का L/A और N/C का उल्टा यहाँ पे है C/N। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ये एक सिमेट्रिकल इक्वेशन है। अगर इनकी वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए भाई जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। यानी कि अगर उसका CP 4 था तो उसने बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 बढ़ाने के बाद में 7 कर दिया। यहाँ पे MP कितना हो गया उसका 7 और जो CP है हमारे पास में 4 और अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। इसमें कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। इस पर उसने 40% की छूट दी। अगर इसका 40% हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 4 से 28 280। 280 की उसने इस पर छूट दी। अगर इसमें से 280 घटाएंगे, 300 घटा लो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 400 और 400 में 20 ऐड कर दो, 420, ठीक है। तो उसने बेची कितने में, 420 रुपये में। तो उसका प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है। उसका CP कितना था 400 और बेची कितने में, 420 में। तो लाभ कितने का हो गया, उसको लाभ हो गया 20 रुपये का, ठीक है। 20 रुपये का लाभ हो गया कितने पर, 400 पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 00 से 00 कट जाएगी, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, तो 5% का लाभ हो गया, ठीक है। 5% हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीज़ें खरीदी लेकिन उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा। देखिए हम मान लेते हैं सुखबीर ने कितनी वस्तु खरीदी, जो खराब होने वाली थी 100 वस्तु खरीदी और एक वस्तु का जो मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। और उसने आगे क्वेश्चन में बोला है 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। 100 का 30% 30, यानी कि 30 वस्तु जो है उसकी ख़राब हो गई, वो उसने नहीं बेची। आगे क्वेश्चन में बोला है, हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ करने में मदद मिली। 19% का टोटल लाभ कमाया है। देखिए अगर इसका 19% यहाँ से निकालते हैं, टोटल पर कमाया है 19%, तो 119 रुपये, ठीक है। 119 रुपये में उसने 70% वस्तु बेची होगी, 30% तो खराब हो गई, बाकी की कितनी बची, बाकी बची 70%। खराब होने वाली वस्तु इसने कितने की खरीदी थी, 100 रुपये की खरीदी थी और इस पर इसने समग्र लाभ कितने का कमाया है, 19% का 119, ठीक है। और कितनी वस्तु बेचकर कमाया है, 70% वस्तु बेचकर कमाया है, ठीक है। यानी कि 70% वस्तु बेचकर इसने क्या किया, जो 30 वस्तु इसकी खराब हो गई थी उनका भी मूल्य इसने प्राप्त कर लिया। यानी कि जो घाटा इसको हुआ था वो भी इसने यहाँ से निकाल लिया 70% वस्तु बेचकर। तो टोटल उसको 49 रुपये का लाभ हो गया 70% वस्तु बेचकर,
ठीक है, यानी कि प्रत्येक वस्तु उसने कितने की बेची होगी, यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रत्येक वस्तु जो खराब नहीं हुई उसने उसको कितने अधिक मूल्य पर बेचा। ठीक है, तो 49 अधिक में बेचा 70% वस्तु को। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी और 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 7 49, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 70%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी इसे 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो ए एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 7 दिनों में। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 56। ठीक है, इसकी बी की क्षमता यहाँ से निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, इसकी आ जाएगी 8 और 8 से डिवाइड करेंगे, इसकी आ जाएगी 7। ठीक है, उसने बोला है अगर ए से स्टार्ट करते हैं, ये बारी बारी से कार्य करने पर इस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है, और बी एक दिन में 8 काम करता है, तो 2 दिन में दोनों के दोनों कितना काम कर देंगे। पहले अगर ए ने काम स्टार्ट किया तो 2 दिन में ये काम कर देंगे, 8 और 7 15। ठीक है, 15 काम कर देंगे 2 दिन में। अगर हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6 और 15 × 3 = 45, यानी कि 6 दिन में 45 काम कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य ज़्यादा हो जाएगा, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, 8 दिन में 60 काम कर देंगे। बट हमें 60 काम नहीं कराना, हमें 56 काम कराना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 15 × 3 = 45। ठीक है, तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे, 45 काम कर देंगे। हमें काम कितना कराना है, 56। 56 में से 45 घटाएंगे, ये कितना आएगा 11। हमारे पास में काम कितना बच गया, 11। विषम दिन आ गया, विषम दिन पर कार्य कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है, तो 7वें दिन जो ए है वो कितना काम कर देगा, 7 काम। 45 प्लस के साथ यहाँ पर काम हो जाएगा 52। 7 दिनों में कितना कार्य हो गया, 52। हमें कार्य कराना है 56। कार्य कितना बचा, 4 कार्य बच गया। अब काम पर कौन आएगा, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है, 8, तो 4 कार्य को करने में कितना दिन लेगा, आधा दिन ले लेगा। ठीक है, तो 7 सही 1/2 दिन में जो 56 कार्य है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। देखिए हमें क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संभावित वह लंबाई चाहिए जो इन सबको पूरा काट दे, यानी कि इनका एचसीएफ हमें निकालना है। संख्याएँ हमें क्या दी है, 6 मीटर और एक दी है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, ये आएगा 5.25 मीटर। ठीक है, और ये आएगा 12.5 मीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इनको पूरी तरह से काट रहा है। ठीक है, अगर 0.75 से इसको डिवाइड करते हैं 600 को, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 2 0 जाएगी। 600 को 75 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 8 बार। ठीक है, और 75 से ये भी पूरा कट जाएगा 525। देखिए अगर 12.5 को 0.75 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 12 ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 1250, इसको 75 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, 75 ही कम 75 आगे बच गया 50, क्या 575 से डिवाइड होता है, क्या नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन सबको डिवाइड कर दे। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, 0.35। देखिए ये है 35, 35 में क्या क्या होता है, एक 5 का होता है और एक 7 का होता है, यानी कि अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 600 क्या 7 से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते, क्या 600 9 से डिवाइड होगा, क्या 9 से डिवाइड नहीं होगा, करके देखते हैं। देखो 9 से डिवाइड करो, 9 छक्की 54, फिर 6 बच गया, 9 छक्की 54, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑप्शन बचा, यही हमारा राइट आंसर है 0.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवर्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत 18,425 है। इस बेलन का आयतन मीटर स्क्वायर में क्या होगा। देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πr × r+h। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में हमें दिया है जो भी उसका क्षेत्रफल था उसको पेंट करने में उसकी लागत कितनी आई, 18,425, और प्रति मीटर स्क्वायर की लागत कितनी दी है हमें क्वेश्चन में, 25। ठीक है, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे पास में आ जाएगा।
यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको 25 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू 25 सत्ते 175। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 9, 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75, यहाँ पे बच गया 17 और 25 सत्ते 175। ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास में कितना है, 737। ठीक है, इसको इक्वेट करते हैं इससे, इक्वल टू 737। और इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी है, 30 मीटर, एच की वैल्यू। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। देखिए 2πr इंटू आर प्लस के एच की वैल्यू हमें दी है 30, इक्वल टू 737। 2π को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के 30r इक्वल 737। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ये 22 अपॉन में आएगा, इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 2 भी था। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 छक्की 66। ठीक है, 66, 4 3 7 और 11 7 77। अपॉन में कितना बचा, 4, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 67 में, ये कितना आएगा, 7 7 49 और 7 6 42, 42 और 4 46। ठीक है, ये इतना आ गया अपॉन 4। इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, आर स्क्वायर प्लस के 30r। इस 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये आएगा 4r स्क्वायर प्लस के 4 तिया 12, 120r। और इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 469 और इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में बन गई। यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल लेंगे इसको सोल्व करके। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है बेलन का आयतन। इसको सोल्व करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये क्या आएगा, 469 इंटू 4। इनकी मल्टीप्लाई को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 120 हो। ठीक है, तो देखिए तोड़ते हैं, 469 इंटू 4। 469 को हम क्या कर सकते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 से डिवाइड करके ये कितना आएगा, 67। हमने यहाँ पर इसे 7 से मल्टीप्लाई की थी। ठीक है, 67 इंटू 7 और इंटू 4। इस 4 में से 2 निकाल के इसको दे दो, इसको 67 को, तो ये कितना हो जाएगा, 134। ठीक है, ये 134 हो गया। और 7 दूनी 14, ये कितना बच गया, 14। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 120 का। ऐसी ही वैल्यू हमें चाहिए थी जिनका डिफरेंस 120 हो और जिनकी मल्टीप्लाई 469 हो। देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू हो सकती है 134 और इंटू 14, ये तो इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास में है। ठीक है, ये 4 इधर है, इस 4 से भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो तब हमारे पास में आर की वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डायरेक्ट सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, जो बड़े वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। और आर की वैल्यू हम निगेटिव में नहीं लेंगे, तो आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 14/4। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 14/4, उसको हम साइड में लिख लेंगे। आर इक्वल टू हमारे पास में यहाँ से निकल गया 14/4। ठीक है, और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, πr²h। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास में आई 14/4, 14/4 का स्क्वायर इंटू 14/4 इंटू एच की वैल्यू हमें कितनी दी है उसने, 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर हमारे पास में है। तो इसको सोल्व करते हैं, देन अपना आंसर निकालते हैं। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये आएगा 11। ठीक है, 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये आएगा 15। तो हमारे पास में ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 11 इंटू 7 और इंटू 15। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। 15 सत्ते कितना होता है, 105। 105 इंटू 11, 11 की मल्टीप्लाई करना आसान है। 105 इंटू 11 की मल्टीप्लाई आएगी 5 5 और यहाँ पे 1 और 1। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1155, ऑप्शन नंबर 2। ये तो बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है, इसकी एक और अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, आप इसको कैसे कर सकते हो एग्जाम में कम समय में। ठीक है, देखो देखिए बेलन का आयतन मैंने आपको भी बताया है क्या होता है, πr²h। तो इसमें क्या है, इसमें 11 है, तो 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से उठाकर। पहले ऑप्शन को अगर आप देखते हो तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 से पूरा नहीं कट रहा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और अगर बाकी के ऑप्शन आप देखते हो, ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमारे पास में 3 ऑप्शन बच गए। ठीक है, देखिए ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 30। 30 में क्या होता है, 5 छंग 30, इसमें 3 भी है, 2 भी है और 5 भी है। जो आयतन हमारे पास में आएगा वो क्या होगा, वो 5 का मल्टीपल होगा।
तो 5 का मल्टीपल यहाँ पर कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, तो 4 भी हमारे पास में से कट गया। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2, 5 5 10 और 2 12, ये 3 से डिवाइड है, इसके अंकों का योग 3 है। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, इसके अंकों का योग 3 नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस अप्रोच का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 1 प्लस के साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a इंटू कोसैक स्क्वायर a का मान आपको बताना है। देखिए, इसमें हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर 90 रखते हैं, देखो a इक्वल टू 90 पुट करो, a इक्वल टू 90 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस के साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस यहाँ पे 90 रखेंगे, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 90, तो कोसैक 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 210 336 और 504 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। इन संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, संख्या हमें क्या क्या दी है, 210 336 और 504। ठीक है, 210 को मैं लिख सकता हूँ, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे 7 या 21। ठीक है, और यहाँ पे 10 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या आएगी 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, इसको ऐसे में तोड़ सकता हूँ। और यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं 336 को, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ये आएगा 7 चौका 28 और 7 अट्ठी 56। ठीक है, और इंटू 7, इसको मैं फर्दर तोड़ सकता हूँ 48 को। 48 क्या होता है, 8 छंग 48। ठीक है, यहाँ पे आएगा 8 इंटू 6। ठीक है, और 6 को मैं फर्दर तोड़ सकता हूँ 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और इंटू 7। इसको हम तोड़ते हैं, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 7 49 और 7 दूनी 14, और यहाँ पे इंटू में 7, और इसको मैं लिख सकता हूँ 72 को 8 9 72। ठीक है, 8 इंटू 9। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जिस संख्या की सबसे बड़ी पावर होती है वो हम लेते हैं। यहाँ पे 7 एक बार है, और यहाँ भी 7 एक बार है, और यहाँ भी 7 एक बार है, तो 7 तो हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 2 को उठाते हैं, यहाँ पे 2 एक बार है, और यहाँ पे 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 4 बार है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हम लेते हैं, और यहाँ पे 8 3 बार है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 8 इंटू 2, ये हम उठाएंगे, यहाँ पर है। ठीक है, और क्या हम ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 एक बार है, और कहीं भी 5 नहीं है, तो 5 भी हम लेंगे। ठीक है, इंटू में यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे भी 3 एक बार है, और यहाँ पे 3 2 बार है, तो 2 बार हम लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी पावर हम लेते हैं, तो ये हमारा इसका एलसीएम होगा। इसको सोल्व करते हैं। देखिए 5 दूनी 10, लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, इंटू 10 तो अलग रख दो। यहाँ पे कितना हो गया, 9 अट्ठे 72, 72 इंटू 7। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, 49 और 1 50। ठीक है, और लास्ट में ये 0 भी है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 50 40। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बार को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं 4.3 में से अगर 2 घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है। 5.4 में से 2.3 घटाएंगे तो यहाँ पर इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी पूरी की वैल्यू ये आ जाएगी 3.1। ठीक है, 3.1 यहाँ पे माइनस है, ये माइनस का होगा, इसमें से घटाएंगे 6.5 में से, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.4। ठीक है, 3.4 इतने की वैल्यू मेरे पास में आ गई, और 8.6 और ये माइनस का आएगा 3.4, इसमें से घटाएंगे तो इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.6 में से 3.4 घटाओ, ये आएगा 2 पॉइंट, और यहाँ पे बचेगा 5.2। ठीक है, लास्ट में हमारे पास में क्या बचा 6.9, और ये माइनस का आएगा 5.2, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.7। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री और एक की लंबाई, ये एक नहीं होगा यहाँ पे, ये चाप होगा
चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाप की लंबाई हमें कितनी दी है, चाप की लंबाई हमें दी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका केंद्रीय कोण हमें दिया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और उसकी त्रिज्या की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए, चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चाप की लंबाई कितनी है 22 इक्वल टू थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और इंटू आर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 5 से इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 5 8 40। ठीक है, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, और 22 से तो 22 कट ही जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, ये अपॉन में बचा 7 चौक 28, इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन 1.5 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम, 1.35 किलोग्राम ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, और उनका औसत एवरेज आपको बताना है। एवरेज कैसे निकालते हो आप, इन सभी का योग अपॉन में ये जितनी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एवरेज आपके पास में आ जाता है। देखिए, संख्या हमें क्या दे रखी है 1.5 किलोग्राम, और आंसर हमें दिया है ग्राम में, तो हम इन सबको ग्राम में बदलेंगे। ये किलोग्राम में है तो इनमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में ग्राम में आ जाएंगे। ठीक है, 1.5 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना आएगा 1500, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 ग्राम। इसी प्रकार आगे 1.25 दे रखा है, ये आएगा 1250 ग्राम। ये 1.35 दे रखा है, ये आएगा 1350 ग्राम, और ये 750 ग्राम हमें दे रखा है, और आगे हमें दिया है 950 ग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा 700 ग्राम। ठीक है, और एक हमें दे रखा है 400 ग्राम, और एक हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना है और जितनी ये संख्या है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए इनको ऐड करते हैं, लास्ट में तो जीरो आएगा ही आएगा। सेकंड वाली संख्या को ऐड करते हैं। देखो, यहाँ पे तो जीरो ही है, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, यहाँ पे भी जीरो, यानी कि यहाँ पे आएगी 2, और हासिल को कितना लगा 2। तीसरी संख्या को ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 ये हो जाएंगे 25, 25 और 7 हो जाएंगे 32, 32 और 3 35। ठीक है, 32 और 3 35, 35 2 37, 37 और 5 हो जाएंगे 42, और 2 हासिल के थे 44। ठीक है, हासिल को कितने लग गए 4, 1 1 1 ये 3 हो गए, और 4 हासिल के थे तो कितना हो गया 7। ये टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करो, 8 नंबर 72, यहाँ पे कितना बच गया 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, 925, 925 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक संघवाकार बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यदि बर्तन के वक्रीय भाग को सफ़ेद रंग से पेंट किया जाना है तो 1.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, उसने बोला है उसके वक्रीय भाग पर पेंट किया जाना है शंक्वाकार बर्तन के। शंकु किस प्रकार का होता है, शंकु इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, और इसका जो वक्रीय भाग है ये वाला, इस पे आपको पेंट करना है। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका निकालना पड़ेगा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा। इसका एल ऐसे होता है लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें दी है 21, और एल की वैल्यू हमें दी है 25। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए का खर्चा आता है 1.5 रुपये का। तो इतने पर कितने खर्चा आएगा, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 7 या 21। ठीक है, ये 3 पर चला गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और अपोन में 10 जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25। ठीक है, 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये 11 पर जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कितना हो गया 5 या 15, 15 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे कितना आएगा 225। ठीक है, 225 इंटू 11, 11 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आता है 5742। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है तो उसी खाते में 62,000 की राशि 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी।
देखिए उसने हमें दिया है जो 80 रुपये की राशि है वो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 96 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्षों में ब्याज कितना मिला उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। 96 में से 80 घटाएंगे, 2 वर्षों में ब्याज हमारे पास में आ जाएगा। 2 वर्षों में ब्याज मिला इसको 16 रुपये, ठीक है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 8 रुपये साधारण ब्याज है। 1 वर्ष में उसको 8 रुपये ब्याज मिला है, कितने की राशि पर, 80 रुपये की राशि पर। तो यहाँ से रेट हम निकाल सकते हैं। 80 रुपये पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 8 रुपये, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी और 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो रेट हमारे पास में कितनी आ गई, 10%, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। रेट हमारे पास में आ गई, रेट हमारे पास में कितनी आई, 10%। आगे उसने बोला है 62,000 की राशि पर 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो रेट हमारे पास में है, आराम से निकाल सकते हैं। देखो 62,000 रुपये की राशि है, 1 वर्ष में 10% ब्याज मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 50%, ठीक है। इसका 50% निकाल लेंगे, 50/100। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 000, ठीक है। 31,000 रुपये उसको ब्याज मिल जाएगा। और उसने पूछा है वो राशि कितनी हो जाएगी। 31,000 रुपये तो उसको ब्याज मिल गया, और 62,000 हमारी राशि भी थी। 31,000 इसमें ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 000, 3 और 9। 5 वर्ष के बाद 62,000 की राशि कितनी हो जाएगी, 93,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु पर उसको 10% का लाभ हुआ है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है लाभ की, ये होती है 11/10। 10 उसका सीपी होगा तो उसको लाभ कितना हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। वस्तु कितने में बेची, उसने 11 रुपये में बेची, ठीक है। ये वस्तु का सीपी हमारे पास में है, और उसने दोनों वस्तु का सीपी क्या होगा, सेम होगा, तो हम इसको 100 ही मान लेते हैं, ठीक है। और आगे उसने बोला है जो दूसरी वस्तु है उस पर 7% का लाभ होता है, यानी कि 107 रुपये हो गई 100 रुपये से, 107 रुपये में उसने बेच दिया 100 रुपये की वस्तु को, ठीक है। तो उसने इनका डिफरेंस हमें दे रखा है, इनका डिफरेंस हमारे पास में कितना है, 3 का। यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर 3 की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन में, 6, 3 की वैल्यू मेरे पास में 6 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। उसने हमसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य की वैल्यू पूछी है, सीपी की वैल्यू। सीपी हमारे पास में क्या है, सीपी हमारे पास में है 100, ठीक है। ये हमारे पास में सीपी है, तो 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू क्या होगी, 200। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डीआई का दिया है, दी गई तालिका एक कंपनी वर्ष 1989 से 1994 तक 5 प्रकार की कारों PQRS और T के उत्पादन को दर्शाती है। ये जो 5 प्रकार की कार आपको दे रखी है PQRS T, इनके उत्पादन को दर्शाती है ये सारणी, ठीक है। और आपसे पूछा है 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार कमी हुई है, यानी कि लगातार कमी हुई है, वो बढ़ी नहीं है किसी भी वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ से चेक करते हैं, देखो पी में चेक करते हैं 8, ये तो पहले साल ही बढ़ गई, ये हमारा आंसर नहीं होगा पी। 16 से 10 हो गई, 10 से फिर 14 हो गई, ये यहाँ पे बढ़ गई, ये भी आंसर नहीं होगा। 21 से 17 ये हो गई, 17 से फिर 16 हुई, 16 से फिर 15, 15 से फिर 13, 13 से फिर 8, तो ये लगातार घटती जा रही है, ठीक है। कौन सी है, आर वाली, आर वाली लगातार घटी है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो भाई इस वीडियो में सीपीओ में पूछे गए 3 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को हमने डिस्कस किया। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने सोल्व किए। इसी तरह जो और शिफ्ट बची है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।